क्या एक ही समय में एक ही व्यक्ति 2 सदन का सदस्य हो सकता है क्या? भारत स्वतंत्रता कानून दोहरी सदस्यता की आज्ञा नहीं देता। हमने जो भारत स्वतंत्रता कानून बनाया है वह कानून दोहरी सदस्यता की आज्ञा नहीं देता। दोहरी सदस्यता नियमों के विरुद्ध है। यह कायम रखना नहीं रखना, इस पर समिति की कोई राय नहीं है। इस पर संविधान सभा ने अपना निर्णय लेना चाहिए और उपरोक्त कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी समस्या जो उपस्थित होती है वह संविधान सभा के कार्यालय संबंधी। जैसे पार्लियामेंट का कार्यालय होता है, संसद का कार्यालय संसद के अध्यक्ष के अधीन होता है, राज्यसभा का कार्यालय राज्यसभा के अध्यक्ष के अधीन होता है, वैसे ही प्रत्येक सदन का कार्यालय उस सदन के अध्यक्ष के अधीन होता है। संविधान सभा का कार्यालय संविधान सभा के अध्यक्ष के अधीन है। केंद्रीय विधानमंडल का कार्यालय भी केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष के अधीन होगा। यदि एक ही व्यक्ति अध्यक्ष है तो कोई समस्या खड़ी नहीं होगी, परंतु यदि विधानमंडल अपना अलग अध्यक्ष चुनती है तो विधानमंडल अपना अलग अध्यक्ष चुनती है तो समस्या उपस्थित हो सकती है कार्यालय के संबंध में। और इस प्रश्न पर समिति ने कोई सिफारिश नहीं दी, क्योंकि समिति को लगा कि यह प्रश्न उनकी समिति की कार्यकक्षा के बाहर का है। समिति को आज्ञा नहीं है संविधान सभा की कि इस प्रश्न पर सिफारिश प्रस्तुत करे, इसलिए समिति ने इस प्रश्न पर कोई सिफारिश नहीं दी है और संविधान सभा से अनुरोध करती है समिति कि इस संबंध में संविधान सभा उचित निर्णय ले। और फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रस्ताव रखा संविधान सभा में कि इन सिफारिशों के साथ उचित निर्णय लेकर संविधान सभा इस रिपोर्ट को स्वीकृत करे। इस पर चर्चा हुई, संविधान सभा में चर्चा हुई और चर्चा में महाराष्ट्र को सुपरिचित उस समय के तत्कालीन संविधान सभा सदस्य जो तत्कालीन सीपी एंड बेरार सेंट्रल प्रोविंसेस से मध्य प्रांत और बरार से चुन कर गए थे, डॉक्टर पीएस देशमुख ने अपना मत रखा, अपना विचार रखा। और इसका उल्लेख आवश्यक है क्योंकि इसमें कुछ बड़ी कठोर बातें कही गई हैं रिपोर्ट के संबंध में और रिपोर्ट प्रस्तुतकर्ता के संबंध में भी, और इसीलिए मैं उसे पहले हिंदी में पढ़ लेता हूं और बाद में उसको थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि संविधान सभा में किस प्रकार का माहौल था। देशमुख जी कहते हैं, परंतु श्रीमान, मेरा यह विचार है कि रिपोर्ट बिल्कुल ही संतोषजनक नहीं है। यदि हम रिपोर्ट की बातों का विश्लेषण करें तो मैं यह समझता हूं कि यदि सब नहीं तो अनेक सदस्य मेरे साथ इस बात से सहमत होंगे कि रिपोर्ट में वे बातें हैं जो कि स्पष्ट प्रत्यक्ष है और जो किसी भी व्यक्ति के सामान्य बुद्धि का विषय है, सामान्य बुद्धि का विषय है। तो देशमुख जी यह कहना चाहते हैं कि समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वह तो कोई भी सामान्य बुद्धि का आदमी प्रस्तुत कर सकता था। तो एक प्रकार से समिति के सदस्यों की बुद्धिमत्ता पर देशमुख जी प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर रहे हैं। दूसरे, रिपोर्ट में कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव है, जैसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था एक सिफारिश के संबंध में कि यदि अध्यक्ष मंत्री है तो नया अध्यक्ष चुनना पड़ेगा या अध्यक्ष को मंत्री पद से त्याग पत्र देने विकल्प दिया है। वैकल्पिक प्रस्ताव है, विकल्प उपस्थित करने से कोई लाभ नहीं, ऐसी देशमुख जी की मान्यता है। ऐसी समितियों से आशा की जाती है
कि वे हमारा उचित पथ प्रदर्शन करें, मतलब कॉन्क्रीट निर्णय दे, पर्याय नहीं देने चाहिए। यह स्पष्ट है कि समिति ऐसा नहीं कर सकी। तीसरे, डॉक्टर अंबेडकर को स्वयं यह स्वीकार करना पड़ा कि दो मद ऐसे हैं, दो विषय ऐसे जिन पर अंतिम निर्णय समिति ने नहीं किया है। चौथे, डॉक्टर अंबेडकर के भाषण से यह स्पष्ट है कि उन्होंने तर्क अथवा जो राजनीतिक सा था उस पर अधिक विश्वास किया, रादर दैन गिविंग द हाउस ए डायरेक्शन व्हाट वाज लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। बड़े गंभीर आरोप किए गए हैं डॉक्टर देशमुख द्वारा, तो इसके लिए मैं थोड़ा स्पष्टीकरण दूंगा, क्योंकि हिंदी का अनुवाद मुझे उचित नहीं लगता। अंग्रेजी में जो डॉक्टर देशमुख कहते हैं वो मैं कहूँगा। रिपोर्ट नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। पहली कमेंट क्या है? रिपोर्ट नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। सदस्य हैं, सदस्यों को बिल्कुल हक है यह कहने का कि भाई मैं रिपोर्ट से असंतुष्ट हूँ, रिपोर्ट मुझे संतोषजनक नहीं लगती, परंतु उस रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है, इसको स्पष्ट करते हुए डॉक्टर देशमुख जो बात कहते हैं उस पर भी विचार करना जरूरी है। संतोषजनक लगे न लगे, क्योंकि जब समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो किसी सदस्य को संतोषजनक लगता या नहीं लगता, इसके लिए तो रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती ना। रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है समिति को जो लगता है उचित क्या है, जो लगता है और सिफारिशें क्या करनी चाहिए, इस पर करता है। स्वीकार करना या नहीं करना संविधान सभा का काम है, स्वीकार होना ही चाहिए, यह आग्रह नहीं होता है भाई हमने विचार किया, आपको नहीं पड़ता, बड़ी अच्छी बात है, अस्वीकार कीजिए, पड़ता है तो स्वीकार कीजिए। तो देशमुख जी के समाधान के लिए या संतुष्टि के लिए तो समिति ने रिपोर्ट नहीं बनाई थी और उनको हक है कि रिपोर्ट से मैं संतुष्ट नहीं हूँ यह कहने का। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, रिपोर्ट स्टेट्स आइदर दैट it is most obvious or what is matter of pure common sense for the body। रिपोर्ट देशमुख जी क्या कहते हैं, जैसे आम आदमी किसी विषय पर अपने सामान्य बुद्धि से, अपने सामान्य ज्ञान से जैसे निर्णय लेते हैं, वैसे निर्णय इस समिति ने प्रस्तुत किए हैं, वैसे ही निर्णय लिए हैं। समिति ने कोई भी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया है। देशमुख जी के कहने का मतलब क्या है? कॉमन नॉलेज, आम आदमी को जो ज्ञान होता है और आम आदमी जिस प्रकार से निर्णय लेता है, समिति ने उसी प्रकार से निर्णय लिए है, सिफारिश की है, और इसीलिए यह प्रश्न चिन्ह। इसका उत्तर डॉक्टर अंबेडकर देते हैं, मैं नहीं दूंगा इसका उत्तर। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या उत्तर दिया इस पर हम बाद में देखेंगे। ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स आर गिवन, कॉन्क्रीट सजेशंस आर एक्सपेक्टेड। हम देशमुख जी कहते हैं कि हमें निश्चित पर्याय, निश्चित जवाब चाहिए था। भाई आपने तो ये करो या वो करो, दोनों में से जो चुनना है वो चुनो, ऐसा पर्याय रखा है। पर्याय रखने के लिए तो समिति नहीं है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की संविधान सभा में एक नीति रही है, कोई भी विषय रखते समय कभी कभी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर्याय रखते थे संविधान सभा के समक्ष। कारण, कोई भी निर्णय के दो पहलू उनके सामने होते थे कि यह निर्णय लेने से कौन से लाभ होने वाले हैं और कौन सी हानि होने वाली है, दूसरा निर्णय लेने से कौन सा लाभ होगा और कौन सी हानि होने की संभावना है। और कभी कभी 10-5 लोग समिति के कौन सा स्वीकार करना चाहिए पर्याय, इस पर एकमत नहीं होते, सहमत नहीं होते, तो बड़े समिति के समय, बड़ी सभा में वह निर्णय रखा जाता है, सारे ही आयामों के साथ, प्लस माइनस के साथ, और आह्वान किया जाता है सभा को कि अब आप इस पर निर्णय करें। आगे जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे विषय आएंगे जिन पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने स्वयं का निर्णय नहीं दिया, संविधान सभा को आह्वान किया कि यह मैं, इसके यह प्लस पॉइंट है, इसके यह माइनस पॉइंट है, इसके आधार पर आप निर्णय लीजिए। कभी कभी कुछ व्यक्तियों को लगता है कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं, मैं निर्णय लूंगा, संविधान सभा को स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं को इस प्रकार का विद्वान नहीं समझते थे।
डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि मैं भी आपके जैसा एक आदमी हूँ, इसीलिए मैं एक विवेकशील विचार कर कर दोनों बाजू आपके सामने रखता हूँ। संविधान सभा मालिक है, संविधान सभा बड़ी व्यवस्था है, संविधान सभा को जो चाहिए वह निर्णय ले, और इसीलिए बहुत बार ऑल्टरनेटिव दिए जाते हैं। तीसरी बात कही है देशमुख जी ने, ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स आर गिवन कॉन्क्रीट, तो हमने बात की है उसकी। नो फाइनल डिसीजन ऑन 2 पॉइंट्स। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्टतया कहा है कि जिन 2 मुद्दों पर, कौन से 2 मुद्दे थे, एक मुद्दा था दोहरी सदस्य का मुद्दा था और दूसरा कार्यालय का मुद्दा था। इसके संबंध में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इसलिए निर्णय नहीं लिया कि उन्होंने कहा है कि यह जो विषय थे यह समिति की कार्यकक्षा के बाहर के विषय थे, और समिति की कार्यकक्षा के बाहर के विषय होने की वजह से उस पर निर्णय नहीं लिया गया। यह बात स्पष्ट करते हुए भी कार्यकक्षा के बाहर के विषयों पर भी देशमुख जी समिति का निर्णय चाहते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, निर्णय लेते तो कोई और सदस्य कहता कि तुम्हारी कार्यकक्ष के बाहर जाकर तुम काम कर रहे हो, तुम्हें यह अधिकार नहीं है, तुम्हें यह निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जो काम करता है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो उनको और ऐसे प्रकार से टीका टिप्पणी आलोचना होती रहती हैं। डॉक्टर अंबेडकर के लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बहुत बार संविधान सभा में इस प्रकार के अवसर है जब उनकी कठोर से कठोरतम आलोचना भी की गई, परंतु अंततः उन्होंने जो कहा वही स्वीकार भी किया गया। 5वां मुद्दा जो है वो बड़ा ही क्रिटिकल है, रिलाइड मोर अपॉन लॉजिक एंड व्हाट इज पॉलिटिकल। देशमुख जी आरोप करते हैं कि भाई तर्क बुद्धि और राजनीतिक सुविधा, इस आधार पर समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मैं स्पष्टतया कह रहा हूं, क्या कहते हैं देशमुख जी, तर्क बुद्धि और राजनीतिक सुविधा के आधार पर, लॉजिक, तर्क बुद्धि और राजनीतिक सुविधा के आधार पर समिति ने यह रिपोर्ट बनाई है, और जो सिफारिशें की है उसमें कहीं भी वैधानिकता या संवैधानिकता नहीं है। वैधानिकता, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच नहीं है, लॉजिकल और पॉलिटिकल कन्वीनियंस का अप्रोच है। कितना बड़ा गंभीर आरोप है, लॉजिकल और पॉलिटिकल कन्वीनियंस, तर्कनिष्ठ और राजनीतिक सुविधा के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई। विधानिक, वैधानिक या संवैधानिक इसमें कुछ भी नहीं है। और फिर शायद उनको लगा कि मैंने बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग किया है, उनको लगा, अपराध बोध होता है ना, कभी कभी मुंह से बात तो निकल जाती है और बाद में कभी कभी पछताना पड़ता है। तो इस अपराध बोध के चलते देशमुख जी कहते हैं कि भाई मैंने जो कड़ी बातें कही है किसी का भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कही है। विशेषतः डॉक्टर BR अम्बेडकर की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं की है, परंतु इस प्रकार की आलोचना इस सदन में पहले भी कई सदस्य कर चुके हैं इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए। मेरे पास कोई और शब्द नहीं थे, इसलिए मैंने भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा उद्देश्य नहीं था। डॉक्टर BR अम्बेडकर की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का तो कतई मेरा उद्देश्य नहीं था। तो यह है डॉक्टर PS देशमुख। दूसरे सदस्य RV धुलेकर जी कहते हैं, मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को आगे एक कदम बढ़ाने के लिए यह बड़ा भारी कार्य है। यह रिपोर्ट की प्रशंसा करते हैं, सिफारिशों की प्रशंसा करते हैं, समिति की प्रशंसा करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि भाई लोकतंत्र एक कदम आगे बढ़ गया है, क्योंकि अब हम संविधान सभा को केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करने की अनुमति देने जा रहे हैं। लोकतंत्र एक कदम आगे बढ़ गए हैं। और जिस कार्य को हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने और उनके साथियों ने पूर्ण किया, और यह कार्य
लोकतंत्र को एक कदम आगे बढ़ाने का कार्य, संविधान सभा को केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करने की मंजूरी प्राप्त करवाने का कार्य डॉक्टर अंबेडकर ने और उनके टीम के सदस्यों ने, समिति के सदस्यों ने किया है। इसीलिए मैं डॉक्टर अंबेडकर को और समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक व्यक्ति कहते हैं, सदस्य कहते हैं कि रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है। दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि इससे लोकतंत्र एक कदम आगे बढ़ गया है और समिति बधाई की पात्र है। चलता है, प्लस माइनस इस प्रकार के विचार किए जाते हैं। प्रस्ताव रखने के पश्चात जो प्रस्ताव रखता है उसको प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब भी देना पड़ता है। यदि वो जरूरत महसूस करे तो जवाब देते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी जवाब देने के लिए खड़े हो गए और जवाब देते समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, रिपोर्ट प्रेजेंटेड ऑब्वियसली हैज रिसीव्ड ए मिक्स रिसेप्शन। मैंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस पर मिश्र प्रतिक्रियाएं आई हैं। किसी ने अप्रिशिएट किया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने को वो अच्छा लगा, किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं रिपोर्ट पर व्यक्त करना बड़ी स्वाभाविक सी बात है, इसमें मुझे कुछ भी अस्वाभाविक नहीं लगता। सम मेंबर्स ऑफ द हाउस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज अ मेसी डॉक्यूमेंट। कुछ लोगों ने इसको गंदा डॉक्यूमेंट कहा है, कुछ लोगों ने मेसी, इसको गंदा डॉक्यूमेंट कहा है। आई डू नॉट प्रपोज टू गिव एनी रिप्लाई टू दोज हु हैव डिस्क्राइब द रिपोर्ट इन दिस टर्म। इस प्रकार की भाषा में रिपोर्ट पर जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं उनको जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। ऐसे लोगों को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बिकॉज personally I think that the arguments advanced by them do not deserve sufficient consideration। इस प्रकार का तर्क जो, इस प्रकार का युक्तिवाद जो लोग करते हैं उनके युक्तिवाद को प्रत्युत्तर देना, इतना उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं, ऐसा मुझे लगता है। और इस प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाती हैं उस पर कुछ कहना मैं समय व्यर्थ बर्बाद करना और उसको एक अनुचित बात को बढ़ाकर महत्व देने के समान है। मैं इसमें विश्वास नहीं करता, मैं जवाब देना उचित नहीं समझता। परंतु वो कहते हैं कि डॉक्टर देशमुख के ने जो मुद्दे उपस्थित किए हैं उस पर मैं अवश्य बोलना चाहूँगा। डॉक्टर देशमुख सेड दैट द कमिटी टुक द लॉजिकल और कन्वीनियंट व्यू। डॉक्टर देशमुख साहब ने कहा है कि मैंने तर्कनिष्ठ और राजनीति के सुविधा के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आगे वो कहते हैं द कमिटी डिड नॉट से वेदर दिस वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल। और समिति ने यह नहीं कहा है कि यह रिपोर्ट संवैधानिक है। तो डॉक्टर देशमुख का मुख्य आरोप क्या था कि यह रिपोर्ट न तो वैधानिक है और न ही संवैधानिक है। ये रिपोर्ट कैसी है? एक तर्क बुद्धि के आधार पर राजनीति की सुविधा से बनाया गया यह रिपोर्ट है। यह डॉक्टर देशमुख का मुख्य आरोप है। अब डॉक्टर अंबेडकर जवाब दे रहे हैं। आई एम वेरी मच सरप्राइज एट दैट क्वेश्चन पर्टिकुलरली बिकॉज डॉक्टर देशमुख हैपन्स टू बी अ लॉयर। डॉक्टर देशमुख भी बैरिस्टर थे। डॉक्टर देशमुख बैरिस्टर हैं, लॉयर हैं, अधिवक्ता हैं, वकील हैं। और एक वकील इस प्रकार का तर्क जब प्रस्तुत करता है कि यह रिपोर्ट संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक दृष्टिकोण से नहीं बनाई गई हैं, तब मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है। हाँ, जो वकील नहीं है, जिसको संविधान के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, उस व्यक्ति ने यदि इस प्रकार का तर्क प्रस्तुत किया होता तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। परंतु देशमुख जी की प्रतिक्रिया पर मैं जरूर आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही ऑट टू हैव रियलाइज दैट वी हैव रियली नो कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल। क्योंकि देशमुख साहब वकील हैं, लॉयर हैं, जानते हैं, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि भारत में संविधान ही नहीं बना अभी तक। जब संविधान ही नहीं है
तो हम संविधानिकता की बात कैसे कर सकते हैं? और वह भी एक वकील व्यक्ति कहता है कि रिपोर्ट संविधानिक नहीं है। अरे भाई, संविधान कहाँ है? किसका आधार आप ढूंढ रहे हो? हम अभी संविधान बनाने की प्रक्रिया में है, और इसीलिए डॉक्टर देशमुख की यह प्रतिक्रिया पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। और अगला सेंटेंस बड़ा ही मार्मिक है, ध्यान से सुनिए। अगला सेंटेंस, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनीथिंग दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डज वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल। और हियर हर्षध्वनि, तालियां बज रही है। क्या कहा डॉक्टर अंबेडकर ने? संविधान सभा संविधान निर्माण कर रही है, और इस प्रक्रिया में संविधान सभा जो भी करेगी, जो भी निर्णय लेगी, वह सारे ही संवैधानिक होंगे, वह सारे ही संवैधानिक होंगे। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टर अंबेडकर कहा जाता है, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधानवेत्ता कहा जाता है। छोटी से छोटी बात में वह बड़ा अर्थ प्रस्तुत करते हैं। संविधान नहीं है, फिर भी इसका अर्थ यह होता है कि संविधान सभा अभी जो भी निर्णय ले रही है और लेगी, वह सारे ही निर्णय संवैधानिक है। और इस पर तालियां बजती हैं, इस पर हियर के ध्वनि आता है, हर्ष ध्वनि और तालियां बजती हैं। एक सदस्य और भी थे, विश्वनाथ दास। उन्होंने कहा है कि संविधान सभा को 2 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। वैसे उनकी दृष्टि से संविधान सभा तो एक ही सभा है, उसका इस प्रकार से विभाजन नहीं होना चाहिए। संविधान बनाना यह बड़ा अलग सा काम है, और सामान्य विधान बनाना बड़ा अलग सा काम है, और यह दोनों कामों को मिक्स नहीं करना चाहिए, मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। तो और इस पर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, भारत स्वतंत्रता कानून में संशोधन का संविधान सभा को पूरा अधिकार है। इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करना, डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं? कौन सी व्यवस्था? संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी, और संविधान सभा ही केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करना, एक ही यंत्रणा को 2 अलग अलग फंक्शन के रूप में कार्य करने के लिए कहना, यह भारत स्वतंत्रता कानून में हमने जो संशोधन किया है उसके चलते पूरा अधिकार है। विथ रिगार्ड टू वन मोर क्वेश्चन, ऑब्वियसली द अरेंजमेंट दैट वी आर मेकिंग नाउ फॉर द पर्पज ऑफ converting the constitutional assembly into a legislative body undoubtedly be temporary। हम क्या व्यवस्था निर्माण करने जा रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर कहते, हम संविधान सभा को ही केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो टेम्पररीली, अस्थायी तौर पर संविधान सभा को हम केंद्रीय विधानमंडल में परिवर्तित करते हैं। समय समय पर वह संविधान सभा होगी, अगले समय किसी और समय वह विधानमंडल होगा। यह व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था होगी, यह व्यवस्था टेम्पररी व्यवस्था होगी। संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य जब तक पूरा नहीं होता, तब तक संविधान सभा अस्तित्व में रहेगी। जिस दिन संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा, उस दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, स्वाभाविक है। और इसीलिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र हुआ, और फिर अनिश्चित काल के लिए संविधान सभा निलंबित की गई, समाप्त हुआ। परंतु उसके बाद भी 1952 के लोकसभा के चुनाव तक और नई लोकसभा अस्तित्व में आने तक संविधान सभा केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्यरत थी। तो यह एक टेम्पररी फेज है, यह एक टेम्पररी प्रक्रिया है, क्योंकि संविधान का निर्माण का कार्य समाप्त होने के पश्चात संविधान सभा समाप्त हो जाएगी। परंतु जब तक नए संविधान के तहत नई लोकसभा चुनाव चुनकर नहीं आती और कार्यभार नहीं संभालती, तब तक वर्तमान
संविधान सभा ही लोकसभा के रूप में कार्य करेगी। इस प्रकार की चर्चा की समाप्ति के पश्चात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने जो रिपोर्ट रखी थी, जो सिफारिशें की थी, उनको संविधान सभा ने स्वीकृत किया और उसके पश्चात संविधान सभा के रूप में कार्य करने लग गई और संविधान सभा ही केंद्रीय विधानमंडल के रूप में भी कार्य करने लग गई। और फिर यह 29 अगस्त 1947 का मॉर्निंग का सत्र था। दोपहर के सत्र में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मसौदा समिति का सदस्य संविधान सभा ने चुन लिया 29 अगस्त 1947 को। और इसीलिए हम अगले रविवार को, रविवार दिनांक 14 फरवरी 2021 को हम फिर मिलेंगे। विषय होगा, 17वें व्याख्यान का विषय होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान मसौदा समिति में और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष। इस पर हम बातचीत करेंगे अगले रविवार को। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपने मुझे सुन लिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ और आपके प्रति मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। आपकी प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं। मैत्री इंडिया पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं लिख सकते हैं। प्रतिक्रियाओं के लिए मैं हमेशा आप प्रतिक्रियाओं का स्वागत करूंगा। जिनको भी विस्तार से इन सारे विषयों को समझना है, मैं चाहूँगा कि वह डिबेट्स पढ़ें, गंभीरता से संविधान सभा डिबेट्स पढ़ें, जो अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में भी उपलब्ध हैं। मराठी में यदि किसी को डिबेट्स चाहिए तो आप मैत्री इंडिया के सर्वा श्री और आयुष्मान वामन सोमकोर जी से संपर्क प्रस्तापित कर सकते हैं। आपको मराठी में संविधान सभा डिबेट्स उपलब्ध होंगे। मैं आग्रह करूंगा कि आप संविधान सभा डिबेट्स, यदि किसी को गंभीरता से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एज ए फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यदि जानना है तो संविधान सभा डिबेट्स पढ़ना आवश्यक है। फिर से एक बार आप सब लोगों को साधुवाद, धन्यवाद, मंगल कामना।